से नीचे है, ठीक है। Then comes the relative frequency. It is actually the ratio of the number of times a value of the data occurs in the set of all outcomes to the number of all outcomes. ठीक है, ओके। समटाइम्स क्या होता है कि जो ये बाय स्टेट में आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन होती है थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बट इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, सो व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली इट इज एफ और एन। एफ हमारे पास क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द डेटा अकर्स, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, और एन जो है वो टोटल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, हमने बात की वही पिछली एग्जांपल ले लेते हैं कि 80 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने सॉरी 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 नंबर ले लिए। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 कि कितने हमारे पास रेशो क्या बन रही है, तो हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, द फ्रीक्वेंसी है 10 और टोटल स्ट्रेंथ हमारे क्या है 60। सो 10 ओवर 10 इज इक्वल टू, आप अगर इसको हम डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कितना आएगा, इसको हम एक मिनट, if we divide 10 over 60, तो ये आ रहा है 0.16, और अगर इसको हम परसेंटेज में लें, इसको हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो वो बनेगा 16%। तो हमारी क्लास में से अगर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 60 जिन्होंने 80 नंबर स्कोर किए हैं, सो इट मेक्स 16% और 16.6% ऑफ द टोटल क्लास, एंड इट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, चले अभी हमने डेफिनेशन तो काफ़ी सारी पढ़ ली, हम एक एग्जांपल देखते हैं, एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द टू ड्रॉ और टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को भी उसमें फाउंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम उसमें से फाउंड आउट करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। So here is an example. 20 students were asked how many hours they worked per day. ठीक है, अपनी क्लास की एग्जांपल अगर आप ले लें, इसमें से हम कोई भी 20 स्टूडेंट्स पिक कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है। एंड देयर रिस्पॉन्सेज इन आवर्स आर लिस्टेड बिलो, लाइक द 5 आवर्स 6 3 3 2। अच्छा, ये उस ऑर्डर में है जिसमें किसी भी स्टूडेंट से हमने पिक किया, उसने हमें बताया, पहले ने बताया कि जी वो 5 घंटे पढ़ता है, दूसरे ने कहा 6 आवर्स 3 3 2 4 आवर्स 7 आवर्स 5 2 3 5 6 5 4 4 3 5 2 5 3। नाउ लुक एट, this is the data, these numbers are the data, and this is the type of nominal uh, this is the type of quantitative data, ठीक है, जो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास है। अच्छा, अगर हम देखें तो दिस इज इन द रॉ फॉर्म, और ये हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन इसमें से क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, हमें कोई क्लियर पिक्चर इसमें नजर नहीं आ रहा। दीज आर जस्ट फिगर्स 5 6 3 numbers 5 6 3 3 2 4 7 5। So first of all we have to organize the data to bring out some useful information, और वो हम किस तरह करते हैं? We first of all we make a frequency table. So on the left we have the data values, that is like the work per day, 2 hours 3 4 hours 5 hours 6 hours। अब देखिए हमारे पास we don't have 1 hour in the data set, we don't have 8 hour in the data set। तो जो हमारे पास एक्सक्यूज मी, जो हमारे पास डेटा सेट है, जैसे 2 है हमारे पास, 3 भी मौजूद है, 4 है हमारे पास तो यहाँ 4 मौजूद है, 5 है तो डेटा सेट में 5 भी मौजूद है, 6 है तो 6 भी मौजूद है, और 7 है तो 7। सो दीज आर द डेटा वैल्यूज, एंड ऑन द राइट कॉलम दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे है? जैसे हमने देखे कि 20 में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो अगर हम काउंट करें 1, उसके बाद हमारे पास 2 स्टूडेंट हो गए, और उसके बाद आते 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 सो दिस इज द थर्ड स्टूडेंट। तो जो वो स्टूडेंट जो 2 घंटे दिन में डेली काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो देयर फ्रीक्वेंसी इज 3। 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं। if we try to find out the frequency for the data value 3, जो 3 घंटे पढ़ रहे हैं, so we have 1 2 3 4 and 5, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। सिमिलरली फॉर द 4 आवर स्टूडेंट हु वर्क 4 आवर, the frequency is 1 2 and 3। for the 5 hours the frequency is 6, for the 6 hour frequency is 2, and for the 7 hour ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हैं, so it is only 1 and no other one,
ठीक है, सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जो दिन में 7 घंटे पढ़ रहा है एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1. So this is the frequency table of students who works per hour, who works a number of hours per day. अब अगर हमने देखना है कि सबसे पहले क्या किया हमने कि डेटा को ऑर्गेनाइज किया और उसकी फ्रीक्वेंसी किया, and the total is 20. Now if we have to find out the cumulative frequency, so just look at this table. Cumulative frequency for the data value 2 जो 2 घंटे काम करे, it is 3. For the data value 3 is the frequency is 5, so the cumulative frequency is 3 from the previous one and 5 from this one, so it is 8. डेटा वैल्यू 4 के लिए जो बच्चा दिन में 4 घंटे काम कर रहा है उसके जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है इट इज 8 जो प्रीवियस से ऐड ऑन करते जाए प्लस 3 11 11 प्लस 6 17 17 excuse me, this is not equal to, it is plus 17 plus 2 19 एंड जो आखिर वाला है 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20. सो लुक, आपका जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल है जो टोटल है इट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. अगर ये से मैच करे इट मींस कि आपने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सही से कैलकुलेट की है. नाउ जस्ट सिंपली लुक, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 घंटे या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, 5 घंटे या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो जस्ट लुक 6 प्लस 2 प्लस 1, 9 ऐसे बच्चे हैं जो कि दिन में 5 घंटे या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं. ठीक है, हमें बिल्कुल कॉम्बिनेटिव से डायरेक्टली पता चल गया 20 माइनस 11 तो 9 बच्चे बच गए. ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे काम कर रहे हैं, सो 20 माइनस 8 तो हमारे पास हाँ 3 प्लस 5 तो 8 हमारे पास है. सो जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है किसी भी स्पेसिफिक डेटा सेट पे हमें बता सकते हैं कि उससे बिलो कितनी वैल्यूज है और उससे अबव कितनी वैल्यूज है. नाउ लेट्स कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और हमने बात की थी कि वो क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेशो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल नंबर, द एफ ओवर एन. तो एफ हमारे पास फॉर एग्जांपल जो डेटा सेट 2 है, डेटा वैल्यू 2 है जो 2 घंटे दिन में काम करे, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, एफ इज इक्वल टू 3, और जो टोटल नंबर है ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज एन इज इक्वल टू 20. सो 0.15 जो 2 घंटे दिन में बच्चे काम कर रहे हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज it is 0.15. सिमिलरली जो बच्चे दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0.25, क्योंकि हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इट इज 2 और 20 नॉट 5 और 20, जस्ट लाइक दिस इज 6 और 20, दिस इज 3 और 20, 5 और 20, तो दिस वन इज 2 over 20. और अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 0.2 और समथिंग. आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू कैलकुलेट 2 डिवाइडेड बाय 20 सो इट इज 0.1. ठीक है, और जो लास्ट वन है इफ 1 डिवाइडेड बाय 20 तो इट शुड बी 0.05. ठीक है, समटाइम इट हैपन्स क्योंकि बोर्ड पे तो इजी होता है उसको रिमूव करना, उसको इरेज करना और दोबारा लिखना, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू मेक इट करेक्ट योर सेल्फ कि 1 over 20 is equal to 0.05, and this should not be 5, this should be 2 because the frequency is 2. So relative frequency is f over n. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और n हमारे पास 20 है. अच्छा, हम समटाइम्स क्या होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिस तरह हमने ये फ्रैक्शन लिखा है 3 over 20, 5 over 20, डेसिमल्स जिस तरह 0.15, 0.25 या परसेंट में. और परसेंट में अगर हम करना है तो हमने क्या करना है कि सिंपली वी मल्टीप्लाई दिस डेसिमल्स with 100. Now look, 0.5 multiplied by 100, 15%, 25%, 15% and so on. ठीक है, ये करेक्शन आप यहाँ पर भी कर लीजिएगा. So जो relative frequency it is either in the form of fraction, the percent or decimal. ठीक है, समझ आ गई हाँ कि किस तरह हमने किसी भी डेटा को सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करना है. We have to find out the frequency in the frequency table, then the cumulative frequency and then the relative frequency
that should be either in the form of the fraction, decimal or percent. ठीक है. So this is all about the data, the type of data, then the organization of the data, the display and distribution of data. For you guys now I have an assignment, जो एग्जांपल हमने अभी पढ़ी है उसी की ही रिलेटेड है. मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ. Just look at this exercise. We have 19 people who were asked how many miles they travel to work each day. ठीक है, कि जिस तरह आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आप में से डिफरेंट, पिशावर में से डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, तो वो दिन में कितने माइल्स ट्रेवल करके आते हैं. हो सकता है क्योंकि यहाँ फेज 5 में ही हॉस्टल में रहते हो, सो दे वुड ट्रेवल लेस देन अ माइल डेली. फेज 4 से 2 माइल्स, और कोई हो सकता है कि बहुत दूर से आ रहा हो, कहाँ से, हाजी कैंप से या पता नहीं कहीं और दूर से आ रहा हो, तो हो सकता है कि वो 7 माइल्स 10 माइल्स उसको ट्रेवल करे. सो दीज the 19 people were asked how many miles they travel to work each day, and the data are as follows: 2 miles, 5, 7, 3, 2, 10, 18, and so on. So first of all, you have to draw or make the frequency table. Sorry, this is not frequency table. Then you have to calculate cumulative frequency, calculate relative frequency and percent relative frequency, and answer the question at the end. इसके end में मैंने कुछ questions डाले हैं, उसके भी आपने आंसर करने. So you can take help from this example. जो ये example हमने study की है, this one is exactly the same जो exercise के लिए मैंने आपको दिया हुआ है. ठीक है, इससे आप help ले सकते हैं. और ये जो 3 पहले हैं ये आपने कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद make a table like this. These are the data in miles, 3, 4, 5, 7, 10. आप लोगों के लिए मैं थोड़ा आसान कर दिया है. आप उसकी फ्रिक्वेंसी करनी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी करनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और परसेंट फ्रिक्वेंसी करनी है. और इसके बाद आपने ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. लाइक राइट द फॉर्मूला फॉर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ पीपल दैट ट्रेवल्स 10 माइल्स. इसी टेबल को देख के आपने इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Write the formula of percent relative frequency of people travel 18 miles. What is the percent of the people travel 3 miles? What fraction of the people surveyed या जिनसे पूछा गया है travel 5 or 7 miles? What fraction of the people travel 12 miles or more, less than 12 miles, between 5 and 13 miles? Does not include 5 and 13 miles. और एक फाइनल हमारे पास है, choose the suitable answer from following to identify the type of given data. कि ये जो डेटा है इस असाइनमेंट में ये किस टाइप का डेटा है. आल्सो गिव रीजन टू एक्सप्लेन और सपोर्ट योर आंसर. फॉर एग्जांपल ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है. तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज करना है, सो नीचे आपने एक लाइन में उसका आंसर देना है. दैट व्हाई आई एम थिंकिंग दैट इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा, इट इज अ डिस्क्रीट, इट इज ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा. ठीक है. सो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, आप अपने सीआर के थ्रू पूछ सकते हैं. राइट नाउ आई एम इन कॉन्टेक्ट विद हसन अली मुगल. आप जो MLT 6 के हैं आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं मुझे. आपकी कोई भी अगर समझ कुछ चीज़ नहीं आई तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वो क्लियर कर दूँ. जो असाइनमेंट है ये आपने सबमिट करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ठीक है, आपके पास ये हफ्ता है, तो इस हफ्ते के एंड तक आपने सबने असाइनमेंट सबमिट करनी है हसन अली मुगल के पास, और वो मुझे फाइनल एक कंप्लीट फाइल में फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. सो उम्मीद है कि आपका ये वीक अच्छा गुजरेगा, और आगे जिस तरह हमारी मजीद कोई क्लासेस होती है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा. ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़.